हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वाइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, कि ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होता है। इन दोनों को चीज़ों को दोनों पॉइंट्स को हम देखेंगे, क्योंकि ये जो सबसे पहले तो हम लायबिलिटी को देख लेंगे, फिर हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लायबिलिटी के अगर वो चार कंडीशन होते हैं, यानी कि कब कब लाइबिलिटी जो है प्रोड्यूस होता है, तो ये चार तरीके से हो सकता है। सपोज करिए, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सपोज करिए कि कोई पर्सन ए है, ठीक है, वो क्या कर देता है, बी का मर्डर कर देता है। ठीक है, तो अगर वो बी का मर्डर कर देता है तो ए क्या होगा, उसकी मर्डर के लिए जो है लाइबल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है पर्सनल लाइबिलिटी ए की जो है प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वहीं अगर हम ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, वो अब सोचिए कि मान लीजिए ए और बी दोनों मिल करके क्या करते हैं, सी का मर्डर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो ए और बी हैं, दोनों जो है ज्वाइंट रूप से, यानी कि जो है दोनों एक साथ जो है लाइबल होंगी सी के मर्डर के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। सपोज करिए ए, बी, सी और डी, ये चार पर्सन हैं जो एक पर्सन यम है इसका मर्डर करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है ए, बी, सी, डी, ठीक है, सबके काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है डायरेक्ट जो है धारदार हथियार से, सपोज करिए बी और सी बी सी डी जो है इसकी हत्या करते हैं, यानी कि मर्डर करते हैं। और ए जो है बाहर खड़ा होकर के देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ए नहीं यहाँ पे बचाव ले सकता है कि हम तो केवल वहाँ पे खड़े थे, केवल देख रहे थे। ठीक है, और बाकी हमने मर्डर नहीं किया है, ऐसा ये लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि ये भी जो है उनमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, अब ये रहा वाइकेरियस लायबिलिटी, जो ये इसका ये भी एक तरह का लायबिलिटी है, जो इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन ये टॉर्ट्स वगैरह में आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक तरह का ये भी लायबिलिटी होता है। वैकेरियस लायबिलिटी में ये होता है कि एक जो है हमेशा जो है क्या होता है, जो कुछ अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो सर्वेंट जो है, सर्वेंट के किए गए कार्यों के लिए जो है मालिक उत्तरदायी, यानी कि मास्टर जो है लाइबल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत वहाँ पे आ जाता है। यानी कि बेसिकली जो हमको चार चीज़ यहाँ लायबिलिटी के प्रिंसिपल को देखने मिला। लायबिलिटी क्या होता है, फिर ज्वाइंट लायबिलिटी क्या है, कंस्ट्रक्टिव और वैकेरियस। हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और ज्वाइंट लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लें कि इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। एक सेक्शन 34 आएगा और दूसरा जो है सेक्शन 149 जो है आएगा। सेक्शन 34 जो है बताता है कॉमन इंटेंशन को, और सेक्शन 149 जो है कॉमन ऑब्जेक्ट को बताता है। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, और क्या इनके बीच जो है डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि कॉमन इंटेंशन जो है क्या होता है। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन का मतलब ये होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया। ठीक है, मेंसरिया का ये हाईएस्ट डिग्री कहलाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया। और इससे रिलेटेड, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड एक केस है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग ऑफ एम्परर, 1925 का केस है। इसे पोस्ट मास्टर केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस, जिसे पोस्ट मास्टर केस अधिकतर इस नाम से पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं इस केस में क्या हुआ था। कि सिंपल बात है, ये काफ़ी लीडिंग केस है और कई बार एग्जाम में जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल 4 लोग थे। ठीक है, और उसमें से एक जो पर्सन था वो बारेंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, तो ये लोग एक पोस्ट ऑफिस में जो है लूट करने जाते हैं वहाँ पे,
और ये बारिंद्र कुमार घोष बाहर खड़े रहते हैं, बाकी 3 मेंबर अपने जो भी आर्म्स वगैरह होते हैं हथियार लेकर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो पोस्ट मास्टर रहता है वो पैसे गिन रहा होता है, और ये क्या करता है यहाँ पे जा कर के बाकी के 3 लोग जो है इस पोस्ट मास्टर को पैसे मांगने की कोशिश करते हैं और वो नहीं देता है, और वहाँ पे उसके मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी सब उसके बाद जो है ये जब ये पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने बारिंद्र कुमार घोष वहाँ पे ये बचाव लेते हैं कि हम तो वहाँ पे केवल रास्ता देख रहे थे कि कोई आए ना। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बचाव नहीं दिया गया क्योंकि ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको इनको इस काम के लिए सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी लायबिलिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, और जो पनिशमेंट इन तीनों को मिलेगा जिस पनिशमेंट के लिए, यानी कि ये जो है उसके मर्डर के लिए बाकी 3 लाइबल होंगे, ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है उसी जो है पनिशमेंट के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कॉमन इंटेंशन से ये चीज़ें हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दे के रखा है जो प्री इंटेंशन होता है वो प्री अरेंज्ड प्लान्स होता है, मीटिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है कहीं भी इंटेंशन डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कॉमन इंटेंशन सीधे सीधे रिलेट करता है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। ठीक है ना, तो ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो एक्ट होता है, ठीक है, एक्ट और ओमिशन, ये भी एग्जाम में कई बार प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक्ट और ओमिशन है सेक्शन 32 में बताया गया है, और उसके बाद एक्ट ओमिशन या सीरीज एक्ट या सीरीज ओमिशन की बात करता है तो वो सेक्शन 33 में बताया गया है। ये दोनों पॉइंट जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्शन 34 कहता क्या है। सेक्शन 34 ये कहता है कि एक्ट डन बाई सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे ये कहा गया है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अगर कई लोगों को मिला करके कई लोग जो है मिल करके, ठीक है, किसी जो उनका जो आशय है कॉमन है, ठीक है, उसको कॉमन इंटेंशन को के फर्दरेंस में कोई क्राइम कमिट किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सारे के सारे लोग लाइबल होंगे। जैसे मानो कोई एक व्यक्ति अगर वो क्राइम कमिट करता है तो वो लाइबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ, द लायबिलिटी वुड बी देयर आल्सो फॉर द एक्ट डन इन द फर्दरेंस ऑफ फॉर डिवाइडेड एक्ट। ठीक है, यानी कि ये कॉमन इंटेंशन को ये बताता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फर्दरेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में कहा गया कि जो लायबिलिटी होगी, ठीक है, वो सबकी क्या होगी, वो डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भले ही अलग अलग वो काम के लिए वहाँ पे किसी क्राइम को कमिट करने के लिए अलग अलग वो कार्य कर रहे थे, लेकिन जो मुख्य अंजाम था उनका मुख्य मकसद एक ही था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे ये है कि एक और किस केसेस लिखा है कि अगर कोई ज़रूरी नहीं कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स पहले से हो, ठीक है, प्री अरेंज्ड प्लान मे बी डेवलप ऑन स्पॉट बिटवीन पीपल, यानी कि घटना स्थल पे भी जो है क्या होता है कि वहाँ पे प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो सकती है। ये केस एक लीडिंग है, कृष्णा गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया था। ठीक है, एक और पॉइंट्स हम देख लेते हैं, सिमिलर इंटेंशन। ठीक है ना, ये बताया गया है सिमिलर इंटेंशन जो है कॉमन इंटेंशन नहीं होता है। पहली बात तो ये समझिए, कॉमन इंटेंशन जो है सिमिलर इंटेंशन नहीं होता है। ये बताया गया पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में। कई बार जो है ये एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि सिमिलर इंटेंशन जो है और कॉमन इंटेंशन के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सिमिलर इंटेंशन का एक एग्जांपल हम देते हैं। मान लो कि ए को, ठीक है, बी जो है वो क्या करता है, इसके मर्डर के लिए आता है। ठीक है, और सी ऑलरेडी भी इसको मारने के लिए सोच रहा होता है। ठीक है, अब देखता है कि ये बी जो है इसको मार रहा है, फिर आकर के सी भी मारने लगता है, जबकि पहले से बी और सी का प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। ठीक है, लेकिन इंटेंशन सेम था। क्या इंटेंशन सेम था कि ए को मारना है। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों को कोई कोई मिले, मतलब आपस में पहले मिले भी नहीं थे। ठीक है, और यानी कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, यानी कि कॉमन इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब वो बी को मारते हुए देखा ए को, ठीक है, तो ये सी भी उसको क्या करने लगा,
उसको जो है मारने लगा। फिर बाद में यानी कि वहाँ पे क्या होगा, सिमिलर इंटेंशन की बात आई। ये पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे के हम पॉइंट्स देखते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट्स हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट, जैसे स्टेट जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी या एपीओ या डीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिमिलर इंटेंशन, ये तो हमने देख लिया। द वर्ड इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन, यानी कि सेक्शन 34 में ये याद रखिएगा, जो ये जोड़ा गया है वर्ड फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन, वो 1870 में जोड़ा गया था। ठीक है ना। अब देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिफाइन किया गया है, कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में कहाँ बताया गया है, तो याद रखिएगा कॉमन ऑब्जेक्ट को जो है आईपीसी का जो चैप्टर 8 है, ठीक है, आईपीसी के चैप्टर 8 में कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। वो आईपीसी का जो चैप्टर 8 है वो डील करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में। ठीक है, इसी में ये जो है सेक्शन 141 से लेकर के 160 तक, ठीक है ना, सेक्शन 141 से लेकर के 168 तक जो है ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो है डील करता है, जिसमें से सेक्शन 141 जो है अनलॉफुल असेंबली जिसे कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव, ये बताता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ये, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के बारे में, यानी कि 5 और मोर पीपल प्लस कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है कॉमन ऑब्जेक्ट से। अभी हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे इनसे रिलेटेड है। तो पहला है सेक्शन 34 रिक्वायर्ड क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि पार्टिसिपेशन जो है कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और सेक्शन 149 क्या करता है, पैसिव मेंबरशिप की बात करता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वहाँ पे जो है पैसिव मेंबरशिप होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी को बताया गया है, एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, और इसी को जो है याद रखिएगा इंडस रिवर केस के नाम से भी जानते हैं, और इसी में ही बताया गया था कॉमन इंटेंशन के बारे में। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो प्री से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यानी कि इंडस रिवर केस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, तो यही महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन जो होता है सेक्शन 34 का आईपीसी में। ठीक है, वो कह रहा है कि सिंपल सी बात है कि नेसेसरी उसके लिए जो है कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, इसको सेक्शन 34 को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए डिस्टिंक्शन किस में कहा गया है, किया गया है, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का डिस्टिंक्शन जो है ये महबूब शाह वर्सेस एम्परर ऑफ किंग के जो है केस में बताया गया है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 34 और 149 के बीच में अंतर जो है, एक नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, वहाँ पे बताया गया है। और बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, मैं पहले बता दें इसे पोस्ट मास्टर केस मर्डर केस के नाम से जानते हैं, जिसमें लॉर्ड समनर ने कहा था दे आल्सो सर्व हु स्टैंड और वेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, खड़ा हो, ठीक है, या इंतज़ार कर रहा हो वहाँ पे, वो भी जो है वो क्या होगा, वो उस चीज़ को, यानी कि उसका अगर पार्टिसिपेट, चाहे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो चाहे जैसे भी हो, वहाँ पे वो लाइबल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3-4 केसेस देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बारेंद्र कुमार घोष, और उसके बाद महबूब शाह का केस है, ठीक है, नानक चंद के केस, ये सब लीडिंग केस है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे रूल जो है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं रूल। ये अभी तक जो है जॉइंट लायबिलिटी की बात चल रही थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सपोज करिए कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो मैलिशियस इंटेंशन रखता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर मैलिशियस इंटेंशन रखता है और अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है,
रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसके लिए जो है वो क्या होगा, वो दोषी होगा, यानी कि लाइबल होगा। अब क्यों, अगर वो रॉन्गफुल एक्ट जो है आईपीसी में या किसी अन्य लॉ के द्वारा जो है प्रोहिबिटेड हो, तो उस किए गए कार्य के, यानी उस किए गए अपराध के लिए वो दोषी होगा। लेकिन ये पूर्णतः जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना, या ये पूर्ण रूप से जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, ये है, वो है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी ये कहता है उन व्यक्तियों पे लागू होता है, जैसे मान लो कि जो रियल अफेंडर नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा, रियल अफेंडर नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो कई लोग जो है उसके साथ मिले हुए हैं, कई लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल मिलेगा। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए, जो सेक्शन 34 है वो रूल ऑफ एविडेंस है, ये कोई स्पेशल जो है क्राइम नहीं बताता है, तो याद रखिएगा ये रूल ऑफ एविडेंस होता है। जबकि सेक्शन 149 जो है ये खुद एक क्राइम को डिस्कस करता है, एक क्राइम के बारे में बताता है, यानी कि ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या होगा कि अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होगा, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको कमिटेड करने के लिए, तो वो क्या होगा, गिल्टी होगा, जितने भी उसमें होंगे, और इसके लिए पनिशमेंट की भी व्याख्या की गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे है कि जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल है वो सेक्शन 134 और 149 दोनों में लागू होगा, याद रखिएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बारेंद्र कुमार घोष का जो केस था, वहाँ पे जो बारेंद्र कुमार घोष थे वो जो है क्या किए थे, बस खड़े ही थे, ठीक है, बाहर खड़े ही थे, बाकी 3 लोगों ने मर्डर किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के हिसाब से इनको जो है लाइबल ठहराया गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ, जितने सारे ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया सब जो है प्री के लिए, ठीक है, एज वेल एज मेंस में जो केसेस लीडिंग केस है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आने वाले अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आई होप जनरल जो एक्सेप्शन उसको या आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियोस आपको समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें।